साल 1995 का पंजाब सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? फिल्मों वाला पंजाब, सरसों के खेत, सफेद कबूतर, अमरीश पुरी का गुस्सा या बाहें फैलाए खड़ा शाहरुख खान? 1995 में एक फिल्म आई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वही डीडीएलजे जिसमें राज सरसों के खेतों के बीच खड़ा था और सिमरन उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। उस एक सीन ने पूरी एक पीढ़ी के दिमाग में पंजाब की तस्वीर सेट कर दी थी। पंजाब मतलब प्यार, खेत, परिवार, परंपरा और विदेश में बैठे एनआरआईज के लिए घर आजा परदेसी वाली नॉस्टैल्जिया। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए पंजाब उनकी यादों का घर बन गया था और भारत में रहने वाले लोगों ने भी धीरे धीरे मान लिया था कि शायद पंजाब बस इतना ही था। रंगीन खेत, बड़े दिल वाले लोग और परिवार के खिलाफ जाकर भी जीतता हुआ प्यार। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1995 का पंजाब सच में सिर्फ इतना ही था? क्योंकि जिस वक्त फिल्मों में राज और सिमरन अपने प्यार के लिए बाऊजी को मना रहे थे, उसी दौर के पंजाब की एक दूसरी कहानी भी थी। एक ऐसी कहानी जिसे फिल्मों ने नहीं दिखाया, जिसे मेन स्ट्रीम मेमोरी से लगभग ही मिटा दिया गया। यही कहानी दिखाने की कोशिश करती है फिल्म सतलुज, जिसका नाम पहले पंजाब 95 था। इनमें हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है। ये फिल्म जसवंत सिंह खालरा की कहानी से जुड़ी हुई है और विवादों में भी है। वही एक्टिविस्ट जिन्होंने पंजाब में हुए कथित अत्याचारों और गुमशुदगियों पर सवाल उठाए थे। एक तरफ 1995 का पंजाब सिनेमा में रोमांस बनकर चमक रहा था, दूसरी तरफ उसी पंजाब की सच्चाई अंधेरे में दबाई जा रही थी। और शायद यही वजह है कि जब भी कोई सच को सामने लाने की कोशिश करता है तो कहानी सिर्फ फिल्म की नहीं रहती, कहानी बन जाती है इतिहास, याददाश्त और उस चुप्पी की जिसे तोड़ना आज भी आसान नहीं है। इसी चुप्पी से सवाल करते हुए हनीत रेहान ने फिल्म सतलुज को बनाया था। पहले 2-3 लाशें आती थी जी, अब 15-20 आती है, जो अब ओटीटी पर तो नहीं है मगर विवादों में लगातार स्ट्रीम हो रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे उसी डायरेक्टर की कहानी जिसने इस फिल्म को बनाने की हिम्मत दिखाई है, जो कभी विशाल भारद्वाज जैसे निर्देशक के राइट हैंड हुआ करते थे। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। सालों तक हनीत रेहान हिंदी सिनेमा में काम करते रहे, लेकिन आम दर्शकों ने शायद ही कभी उनका नाम किसी बड़े पोस्टर पर देखा हो या इंटरव्यू में सुना हो। क्योंकि हनीत रेहान वो शख्स थे जो कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे रहकर कहानियों को चेहरा देते थे। हीरो कौन होगा, विलेन कौन होगा, कौन सा एक्टर किस किरदार में जान डाल सकता है, ये फैसले कई बार वही लेते थे। सतलुज के डायरेक्टर बनने से बहुत पहले हनीत रेहान इंडस्ट्री में एक ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते थे जिनकी नज़र किरदार के लिए सही चेहरे को पहचान लेती थी। मकबूल, ओमकारा, कमीने, उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों को याद कीजिए। इन फिल्मों की ताकत सिर्फ कहानी या डायरेक्शन नहीं थी, हालांकि वो थी, बल्कि इनके कैरेक्टर्स भी थी एक ताकत, और उन कैरेक्टर्स के पीछे कहीं ना कहीं हनीत रेहान की कास्टिंग सेंस काम कर रही थी। लंबे समय तक उन्हें विशाल भारद्वाज का सबसे करीबी क्रिएटिव कोलैबोरेटर भी माना जाता था। यानी वो आदमी जो स्पॉटलाइट में तो नहीं था, लेकिन कई यादगार फिल्मों की बैकबोन जरूर था। और यही वजह है कि जब वही हनीत रेहान सालों बाद सतलुज जैसी फिल्म लेकर सामने आते हैं और फिल्म रिलीज होते ही सेंसरशिप डिबेट के बीच फंस जाती है, तो सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह जाता है। सवाल ये बन जाता है कि जिस आदमी ने इतने सालों तक हिंदी सिनेमा को उसके कुछ सबसे दमदार चेहरे दिए, उसकी अपनी कहानी ऑडियंस तक पहुंचने से क्यों रोक दी गई? आज सतलुज फिर से हेडलाइंस में है, रिलीज को लेकर, बैन को लेकर, सेंसरशिप को लेकर। वजह सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म रिलीज नहीं हुई, वजह यह है कि रिलीज के 48 घंटे के अंदर ही इसे ZEE5 से हटा दिया गया। और इसके बाद एक नया सवाल उठने लगा, आखिर हनीत रेहान कौन है? लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। हनीत रेहान का जन्म 4 अक्टूबर 1978 को मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था, लेकिन उन्होंने सिनेमा में एंट्री इस सोच के साथ नहीं की थी कि एक दिन वो डायरेक्टर बनेंगे। शुरुआत हुई असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, फिर धीरे धीरे उनका नाम कास्टिंग से जुड़ गया। और यही वो दौर था जब बॉलीवुड में कास्टिंग को उतनी सीरियसली नहीं लिया जाता था, जरूरी चीज नहीं मानी जाती थी। अक्सर बड़े नाम देखकर रोल्स दे दिए जाते थे, लेकिन हनीत रेहान की सोच थोड़ी सी अलग थी कास्टिंग को लेकर। उनके लिए सवाल ये नहीं था कि सबसे बड़ा स्टार कौन है, सवाल ये था कि इस किरदार के लिए सबसे सही चेहरा कौन होगा।
यहीं से उनकी पहचान बननी शुरू हुई। लेकिन एक बात खास है, हनीत रेहान का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा विशाल भारद्वाज के साथ, वही डायरेक्टर मकड़ी के, मकबूल के। करीब 20 साल तक दोनों ने साथ में काम किया फिल्मों पर। रेहान ने विशाल भारद्वाज की फिल्मों में डायरेक्शन असिस्ट किया, कास्टिंग संभाली और धीरे धीरे इंडस्ट्री में उन्हें विशाल भारद्वाज का राइट हैंड माना जाने लगा। ये पार्टनरशिप सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं थी। हनीत रेहान विशाल भारद्वाज और अभिषेक चौबे के साथ मैकगफिन पिक्चर्स से भी जुड़े रहे। इसी बैनर से अ डेथ इन द गन जैसी फिल्म आई, जो कौनकना सेन शर्मा की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। ভালো আছে एग्जाम्स ओवर यस ओवर कई सालों तक ये पार्टनरशिप बहुत मजबूत मानी जाती रही, लेकिन फिर आया सपना दीदी का चैप्टर, एक फिल्म का चैप्टर। हनीत रेहान की डायरेक्टोरियल डेब्यू ओरिजिनली सपना दीदी बनने वाली थी, यानी ये फिल्म ये हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर पर आधारित थी। फिल्म में दीपिका पादुकोण और लेट इरफान खान लीड रोल में होने वाले थे। हनीत रेहान इसे डायरेक्ट करने वाले थे और विशाल भारद्वाज प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म को। लेकिन दिसंबर 2017 में अचानक ऐलान हुआ कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से अब विशाल भारद्वाज खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। यानी जिस फिल्म से हनीत रेहान डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले थे, सामने आने वाले थे, वही फिल्म उनके हाथ से निकल गई। एक ऐसा आदमी जिसने सालों तक दूसरों की फिल्मों को सही चेहरे दिलाए, अपनी खुद की आवाज तलाश रहा था वो, लेकिन डायरेक्टर बनने की उसकी राह आसान नहीं थी। उस वक्त विशाल भारद्वाज और हनीत रेहान दोनों ने ये कहा कि ये फैसला आपसी सहमति से लिया गया है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई खटास भी नहीं है। विशाल ने अपने बयान में कहा था कि फिल्म को लेकर हमारा आर्टिस्टिक विजन अलग अलग था, यानी हनी और उनका, इसलिए हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि इस फिल्म को मैं डायरेक्ट करूं, यानी विशाल भारद्वाज। हनी ने भी लगभग यही बात कही थी। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट को लेकर हमारी क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग अलग थी, इसीलिए बेहतर यही लगा कि विशाल भारद्वाज इस फिल्म को, यानी सपना दीदी को डायरेक्ट करें। लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये बात शॉकिंग थी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रोफेशनल स्प्लिट नहीं था। ये उन दो लोगों की पार्टनरशिप थी जिन्होंने लगभग 2 दशक तक काम किया था, एक डायरेक्टर और उसका सबसे ट्रस्टेड क्रिएटिव पार्टनर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस सपना दीदी के लिए ये बड़ा बदलाव हुआ, वो फिल्म उस रूप में कभी बन ही नहीं पाई, शेल्फ हो गई फिल्म। प्रोजेक्ट लगातार अटकता गया। पहले इरफान खान की तबीयत खराब हुई, फिर उनका निधन हो गया। इसके बाद प्रोड्यूसर रिलेटेड इश्यूज भी आए और डिलेज आए, पेंडेमिक भी आ गया और धीरे धीरे सपना दीदी नाम की फिल्म सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। कई साल बाद यही प्रोजेक्ट एक नए रूप में ओ रोमियो बनकर सामने आया, जो रिसेंटली रिलीज हुई थी। एक सुपारी का कितना लेते हैं आप? क्या देगी? जो चाहे। इस बार विशाल भारद्वाज डायरेक्टर थे, शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में थे। फिल्म रिलीज भी हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई। अब सवाल यह था कि हनीत रेहान इस सब के बीच में कहाँ गए। सपना दीदी हाथ से निकलने के बाद हनी ने इंतजार नहीं किया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं लिया, कोई बड़े स्टार मिलेंगे उसका इंतजार भी नहीं किया, तब वो डायरेक्शन करेंगे। उन्होंने सोचा अपनी राह वो खुद बनाएंगे। साल 2020 में उन्होंने रात अकेली है से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया OTT पर। सच बोलोगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे साहब आप। नेटफ्लिक्स पर आई इस क्राइम थ्रिलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे लीड रोल्स में थे। फिल्म को उसके डार्क एटमॉस्फेयर, ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए काफी पसंद किया गया। और यहीं पर हनी ने प्रूव किया कि वो सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ दूसरों की कहानियों को सही चेहरे देने वाले इंसान नहीं है, वो खुद भी कहानी कह सकते हैं, अपनी नजर से, अपने अंदाज में और पूरी ताकत के साथ। कई लोगों के लिए रात अकेली है वो फिल्म थी जहां हनी पहली बार विशाल भारद्वाज की छाया से निकलकर आगे आए। अब वो सिर्फ किसी बड़े फिल्म मेकर के करीबी कोलैबोरेटर नहीं थे, बल्कि खुद एक फिल्म मेकर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे। इसके बाद हनी प्रोडक्शन में भी आगे बढ़े। वो शर्मा जी नमकीन से जुड़े, जो वेटरन एक्टर ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म थी। लेकिन फिल्म की शूटिंग के बीच ऋषि कपूर का निधन हो गया। बाद में परेश रावल ने उसी किरदार को पूरा किया। इस वजह से शर्मा जी नमकीन हिंदी सिनेमा की एक बहुत यूनिक फिल्म बन गई, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को 2 अलग अलग एक्टर्स ने निभाया था। धीरे धीरे हनीत रेहान ने कास्टिंग, प्रोडक्शन और डायरेक्शन तीनों जगह अपनी जगह बना ली।
लेकिन उनकी चॉइस में एक बात कॉमन रही थी, वो अक्सर ऐसी कहानियों के साथ खड़े नजर आए जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की सेफ दुनिया से थोड़ी सी अलग होती थी। और इसी जर्नी में सतलुज शायद उनके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म बन जाती है। सतलुज, जिसका नाम पहले पंजाब 95 था, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है। खालरा वही एक्टिविस्ट थे जिन्होंने पंजाब के मिलिटेंसी दौर में इल्लीगल क्रिमेशन और लोगों की गुमशुदगी को लेकर आवाजें उठाई थी। फिल्म में दिलजीत दोसांझ जसवंत का किरदार निभा रहे हैं। कहानी खालरा की इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करती है, जहां वो डिसअपियर हो जाते हैं, पुलिस एट्रोसिटीज और पंजाब के उस डार्क चैप्टर को सामने लाने की कोशिश करते हैं जिसे लंबे समय तक दबा कर रखा गया, छिपा कर रखा गया। हनी ने इस फिल्म को निरेन भट्ट और उत्सव मैत्रा के साथ मिलकर लिखा, यानी ये सिर्फ एक बायोपिक तो नहीं थी, इसमें बायोग्राफी भी है, क्राइम भी है और पॉलिटिकल ड्रामा भी है पंजाब का। इस पूरे विवाद के बीच, यानी सीबीएफसी से पास ना हो पाना, ओटीटी पर ना रिलीज हो पाना के बाद 3 जुलाई को सतलुज चुपचाप ZEE5 पर रिलीज हो जाती है। सतलुज सेंसरशिप, आर्टिस्टिक फ्रीडम और इंडिया के अनकंफर्टेबल पास्ट को दिखाने के अधिकार पर एक बड़ी डिबेट बन चुकी है मौजूदा समय में। हनी त्रेहान के लिए भी ये उनके करियर जर्नी का एक अनएक्सपेक्टेड चैप्टर बन चुका है, क्योंकि उनका ज्यादातर करियर कैमरा के पीछे बीता था। कभी वो एक्टर्स खोज रहे थे, कभी परफॉर्मेंस शेप कर रहे थे लोगों की, कभी किसी डायरेक्टर की विजन को सही चेहरा दे रहे थे। लेकिन अब वही हनी त्रेहान एक ऐसी फिल्म के साथ खड़े हैं जो इंस्टीट्यूशन से सवाल करती है, जो हिस्ट्री के उस हिस्से को सामने लाना चाहती है जिसके बारे में बात करना आज भी आसान नहीं है लोगों के लिए। मकबूल फिल्म हो, ओमकारा फिल्म हो, कमीने हो, उड़ता पंजाब हो, इन सब में कास्टिंग माइंड हनी त्रेहान का था। रात अकेली के डायरेक्टर और अब सतलुज के फिल्म मेकर तक का ये सफर हनी त्रेहान के लिए छोटा नहीं रहा था, काफी कन्वेंशनल है। आज सतलुज वापस व्यूअर्स तक पहुंचेगी या नहीं, ये अभी भी अनसर्टेन है, लेकिन एक बात साफ है, जिस फिल्म मेकर ने सालों तक दूसरों की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने में मदद की, आज उसकी अपनी फिल्म ही देश की सबसे ज्यादा डिबेटेड स्टोरीज में शामिल हो चुकी है। हालांकि ये उनकी जीत ही है, सतलुज प्लेटफॉर्म से हट गई है, लेकिन उसके सवाल अब भी लोगों के सामने हैं। हनी त्रेहान ने पंजाब को सरसों के खेत से आगे निकलकर जमीन में दबी चीखों का चेहरा बनाया, जहां जसवंत सिंह खालरा 30 साल पहले गायब हुए थे, लेकिन उनके सवाल आज भी गायब नहीं हुए हैं। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और देखते रहिए मास्टर शॉट।